Hello students, today we are going to learn about the political science, chapter number 1, post-World War political developments. We had learned some part of this chapter in the previous lecture, and in that part we had learned about the interdependence. After that we had learned about the international relations through foreign policy. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and that is the background. Then now listen carefully. The world in which we live today has been shaped through many events and developments. आज की जो दुनिया हम देख रहे हैं, है ना, तो वो इससे पहले बहुत से सारे इवेंट और डेवलपमेंट से बनी हुई है. Hence we need to go back to history in order to understand today's world. तो आज के वर्ल्ड को अगर हमें समझ लेना है तो हमें पीछे जाना होगा हिस्ट्री में, और वहाँ पे क्या हुआ था जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है. वी नो दैट 2 वर्ल्ड वॉर्स वेयर फॉट इन द लास्ट सेंचुरी. तो हम जानते हैं कि लास्ट सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वॉर वहाँ पे लड़े गए थे. दीज वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड इन दैट सेंचुरी. तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ऐसे इवेंट उस सेंचुरी में हुए थे. द वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंज बिकॉज ऑफ देम. और जिसी की वजह से पूरी की पूरी दुनिया जो है वो पूरी तरह से कैसे बदल गई थी. न्यू करंट्स ऑफ थॉट्स इमर्ज. तो नई विचारधारणाएं वहाँ पे कुछ उत्पन्न हुई. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एल्स हैपन ड्यू टू दीज वर्ल्ड वॉर. तो चलो हम इस 2 वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ, 2 वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था जिसकी जानकारी लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. देन नाउ लिसन केयरफुली. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन 1914 एंड 1918. तो पहला वर्ल्ड वॉर जो है वो 1940 से लेकर 1980 इस पीरियड में वहाँ पे लड़ा गया था. मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोप took part in it. Europe had a very central power place in the international or global system at that time. तो ये जो वर्ल्ड वॉर है ये यूरोप कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी उन्होंने इसमें पार्ट लिया हुआ था, और एक सेंट्रल प्लेस इस यूरोप कंट्रीज ने वहाँ पे उस टाइम अपनी बना ली थी. The war caused a tremendous loss of life and property. और इस वॉर की वजह से, फर्स्ट वॉर की वजह से बहुत सी सारी जीवित हानि वहाँ पे हो गई थी, और प्रॉपर्टी का भी नुकसान वहाँ पे हुआ था. The countries which joined the war suffered tremendous economic losses. तो कंट्रीज ने वहाँ पे इकोनॉमिक लॉसेस को भी सफर किया. बहुत बड़े इकोनॉमिक लॉसेस, मतलब हर तरफ महंगाई वहाँ पे बढ़ गई, हर एक चीज जो थी उसकी कीमतें वहाँ पे बढ़ गई. तो ऐसी सारी चीजें उस वक्त हो गई थी. इवन द कंट्रीज विच डिड नॉट ज्वाइन द वॉर वेयर इम्पैक्टेड बाय द वॉर. और जो कंट्रीज ने वहाँ पे वॉर में हिस्सा लिया था वही नहीं, जो उस वॉर में नहीं थी ऐसी कंट्रीज के ऊपर भी इस वॉर का असर हुआ. The economies of the victorious as well as the losing countries collapse. और जो जीतने वाली मतलब हारने वाली जो कंट्री है उसके साथ साथ जो जीतने वाली कंट्री है, दोनों की इकोनॉमी वहाँ पे पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी. देन कंट्रीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी कंट्रीज वहाँ पे इन्वॉल्व थी जिनके बारे में हम जानते हैं. एक चार्ट वहाँ पे दिया है. द 2 कॉलम्स आर देयर इन द चार्ट. द फर्स्ट कॉलम is about allied powers and second column is about central powers. Then in allied powers, Britain, then France, Russia, Italy and America like countries were involved. And after that, in the second column, central powers, Germany, Austria, Hungary, then Ottoman Empire and Bulgaria. Such type of countries were included in the central power. At the end of the First World War, all the nations felt that
such a war should not happen again and some measures need to be taken to achieve that end. तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वहाँ पे हुआ था, जिसमें बहुत सा सारा लॉस पूरी दुनिया की जो सारी कंट्रीज थी उनका हुआ था, और हर एक कंट्री के ऊपर उसका इफेक्ट वहाँ पे हुआ था, जिसकी वजह से इस तरह का वर्ल्ड वॉर फिर से ना हो, है ना। तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा जो प्रोमिनेंट कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर उन्होंने सोचा। An international organization called the League of Nations was established out of this thinking, और इसी सोच ने एक ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। वो ऑर्गेनाइजेशन थी लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन इट बिकम एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड कैरी आउट निगोशिएशंस। तो ये जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जो लीग ऑफ नेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कि वॉर फिर से ना हो, तो जिसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा ये प्लेटफॉर्म बना कि जैसे कि दो कंट्रीज के अंदर कोई डिस्प्यूट है ना, या उनके अंदर कुछ निगोशिएशन वहाँ पे करना है, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वर्किंग में रहती थी। The main responsibility of the League of Nations was understood to be to avoid war, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लीग ऑफ नेशन की यही थी कि इस तरह के वॉर को, मतलब वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें या किसी भी तरह के कंट्रीज के अंदर होने वाली जो वॉर है उसे अवॉइड करना, ये सबसे पहला उनका वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे रही थी लीग ऑफ नेशन की। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेजर चेंजेस केम आउट इन यूरोप एंड आउटसाइड ऑफ यूरोप। तो यूरोप और यूरोप के आउटसाइड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ बहुत बड़े चेंजेस वहाँ पे आए। तो जिसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अर्लियर एम्पायर इन यूरोप कोलैप्स एंड न्यू नेशंस केम इनटू बीइंग। तो यूरोप के अंदर जो है नए नए नेशंस वहाँ पे उभर के आए, इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी। मेनी यूरोपियन कंट्रीज हैड देयर कॉलोनीज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। तो बहुत सी सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने अपने कॉलोनीज बनाए हुए थे। यूरोपियन कंट्रीज ने कहाँ पे कॉलोनीज बनाए हुए थे? अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में अपने कॉलोनीज वहाँ पे बनाए रखे थे। देन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन दीज कॉलोनीज। तो ये कॉलोनीज जो बनी हुई थी उन कॉलोनीज में इंडिपेंडेंस वाले मूवमेंट, फ्रीडम वाले कुछ मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए। दीज मूवमेंट चैलेंज द हेजेमनी ऑफ द यूरोपियन नेशन। तो यही जो मूवमेंट्स हैं उन्होंने यूरोपियन नेशंस की जो हेजेमनी है, हेजेमनी मीन्स वी कॉल इट द लीडरशिप, है ना। तो ये जो हेजेमनी वहाँ पे इन यूरोपियन कंट्रीज की चल रही थी या लीडरशिप चल रही थी या वी कॉल इट डोमिनेशन, है ना। तो ये यूरोपियन कंट्रीज का जो डोमिनेशन था उसे कम करने का काम या उसे चैलेंज करने का काम इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही इन मूवमेंट्स में, फ्रीडम वाले मूवमेंट्स में हुआ। लीग ऑफ नेशंस वेयर एस्टेब्लिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू एस्टेब्लिश पीस। तो लीग ऑफ नेशंस क्यों एस्टेब्लिश हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में पीस रहे, शांतता रहे, फिर से इसका वॉर ना हो इसके लिए। बट इट डिड नॉट सक्सीड एट प्रिवेंटिंग वॉर। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन सक्सेस नहीं रहा, फिर से एक वॉर वहाँ पे हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऑटोक्रेटिक रेजिम केम अप इन जर्मनी, इटली, स्पेन एंड अदर कंट्रीज। तो जर्मनी, स्पेन और इटली और दूसरी कुछ कंट्रीज के अंदर ऑटोक्रेटिक रेजिम मीन्स we call it the dictatorship, or the person who has a power will be the leader of that country or will be the ruler of that country. Such a type of system was started in such a type of countries like Germany, Italy and Spain and other countries. तो ये सब कंट्रीज में ऑटोक्रेटिक रेजिम, जिसे हुकुमशाही कहते हैं, है ना, डिक्टेटरशिप, ये वहाँ पे स्टार्ट हो गई। ऑल दिस डेवलपमेंट culminated in the second world war,
और यही सारी जो डेवलपमेंट्स है ना, यही सारी जो चीजें हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को मतलब जन्म दिया या कल्मिनेटेड मीन्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाने का काम इसी सारी सिस्टम ने, इसी डेवलपमेंट ने वहाँ पे किया हुआ था। देयर इज अ पिक्चर इज अबाउट द इंडियन सोल्जर ऑन अ बैटलफील्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये इंडियन सोल्जर बैटलफील्ड में हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं। हालांकि इंडिया इस वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम द ब्रिटिश और द इंग्लैंड country was ruled on India and England was included in the First World War. That's why the Indian soldiers were fought in that war. That means in the First World War. Such a type of condition was there. Okay. The next part is there, that is Second World War, which we will be learn in the next lecture. Okay, bye.